C281 गहरे समुद्र की गहराई की अजीब स्थिति। अध्याय 281 गहरे समुद्र की गहराई की अजीब स्थिति। गार्ड उस पल दंग रह गए जब उन्होंने देखा कि ये जियों के लिए हवा में लेवल 7 एनर्जी गैदरिंग फॉर्मेशन बनाना कितना आसान था। ऐसा नहीं लगा कि ये जियाओं ने इस संरचना को बनाने में कोई प्रयास किया हो। ये जियाओं को फॉर्मेशन गॉड टावर में प्रवेश करने देने के लिए वे तुरंत एक तरफ चले गए। वरिष्ठ ये जियों के प्रवेश करने से पहले जियोकिन ने ये जियों को रोका और कहा, वरिष्ठ, आप इस भूमि पर कब तक रहने की योजना बना रहे हैं? जियोकिन को पता था कि ये जियो बहुत जल्द ही इस भूमि को छोड़ देगा। वे सिर्फ यह जानना चाहता था कि वे यहाँ कितने समय तक रहेंगे ताकि वे इस भूमि के 1 या 2 खतरनाक मैदानों का पता लगा सके, क्योंकि वे पहले से ही यहाँ था। उसने ये जियों को अपनी कहानी भी बताई थी ताकि ये जियों को पता चले कि जियोकिन क्या करना चाहता है। जियोकिन के सवाल का जवाब देने के बजाय ये जियो ने कहा, आप जा सकते हैं और जो चाहे कर सकते हैं। मैं इस भूमि को छोड़ने से पहले खुद आपके पास आऊंगा। धन्यवाद वरिष्ठ। धन्यवाद। जियोकिन की आंखें उत्साह से चमक उठी क्योंकि उसने जल्दी से ये जियों को धन्यवाद दिया और एक अलग दिशा में भाग गया। उसे ये जियाओं पर संदेह नहीं था क्योंकि वह जानता था कि ये जियो वास्तव में वही कर सकता है जो उसने उससे कहा था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जियाओं की ताकत पहले ही इस भूमि की सीमा को पार कर चुकी है, इसलिए कोई बाधा, कोई दीवार, कोई जंजीर और कोई बाधा नहीं है जो ये जियों को इस भूमि पर जो चाहे वह करने या जब चाहे वहां जाने से रोक सके। ये जियाओ भी जीर्ण शीर्ण देखने वाली इमारत में दाखिल हुआ। हालांकि जैसे ही उसने प्रवेश द्वार से आगे कदम रखा उसे ऊर्जा का एक बहुत ही सूक्ष्म उतार चढ़ाव महसूस हुआ और उसके सामने सब कुछ बदल गया। एक गठन ये जियाओ ने भौहें सिकुड़ ली और फिर शांत हो गया। इंटीरियर का अवलोकन करते हुए ये जियाओ ने पाया कि उसकी आंखों के सामने सब कुछ जादुई होने की हद तक शानदार था। इस इमारत का अंदरूनी हिस्सा बाहर के सूनेपन से बिल्कुल अलग था। ये जियाओ को तुरंत पता चल गया कि इतनी शानदार उपलब्धि हासिल करने के लिए एक फॉर्मेशन या शायद कई फॉर्मेशन का इस्तेमाल किया गया था। यह अद्भुत था। सबसे पहले ये जियो ने सोचा था कि इस भूमि के फॉर्मेशन गॉड टावर में ज्यादा लोग नहीं होंगे। हालांकि वह अभी अभी अंदर आया था और एक भीड़ भरे हॉल में दिखाई दिया। हालांकि हॉल में इतनी भीड़ नहीं थी कि लोगों को भीड़ भाड़ और असहजता महसूस हो, तथापि यह एक नए व्यक्ति को यह महसूस कराने के लिए पर्याप्त था कि वे फॉर्मेशन गॉड टावर के बजाय किसी बाजार क्षेत्र में आए हैं। वैसे भी हॉल बहुत बड़ा था और ऊपर देखने पर ये जियाओ को छत बहुत दूर तक दिखाई दे रही थी। यदि उसकी प्रबल शक्ति न होती तो उसे चक्कर आने लगते। बाहर से ये जियो केवल 3 मंजिलों वाली इमारत को देख सकता था। हालांकि अब जब वे अंदर था तो उसने पाया कि यह फॉर्मेशन गॉड टावर वास्तव में टावर नाम के योग्य है, क्योंकि इसमें 100 से कम मंजिलें नहीं हैं। फॉर्मेशन गॉड टावर के अंदर उड़ान भरने की अनुमति नहीं थी और फर्श पर चढ़ने के लिए सीढ़ियां भी नहीं थीं। फिर भी ये जियाओ अज्ञात सामग्रियों से बनी एक विशाल गोलाकार प्लेट पर खड़े लोगों को एक निश्चित रास्ते पर ऊपर और नीचे जाते हुए देख सकता था। ऐसे कई रास्ते थे और कई ऐसी गोलाकार बड़ी प्लेटें थीं। सबसे पहले ये जियो ने सोचा कि संरचनाएं इन विशाल गोलाकार प्लेटों को संचालित कर रही थीं, जिससे वे लिफ्ट की तरह काम कर रही थीं। हालांकि करीब से देखने पर उसे पता चला कि वे गलत था। यह संरचनाएं नहीं बल्कि दिव्य शिलालेख थे जो इन गोलाकार प्लेटों को संचालित कर रहे थे और उन्हें ऊर्जा का निरंतर प्रवाह प्रदान कर रहे थे। इन दिव्य शिलालेखों को देखकर उनके चेहरे पर एक कड़वी मुस्कान आ गई। पहले क्षण से ये जियाओ को दिव्य शिलालेखों के बारे में पता चला।
वह एक दिव्य शिलालेख मास्टर बनना चाहता था। इसी लक्ष्य को हासिल करने के लिए उन्होंने कुछ वर्षों तक फॉर्मेशन का अभ्यास किया और फॉर्मेशन मास्टर बन गए। अतीत में उसे पहले से ही गुतियान हाउ से एक प्रस्ताव मिला था, जिसने येजियो को एक अलग भूमि के फॉर्मेशन गॉड टावर में भेजने की योजना बनाई थी, जहां वे एक योग्य गुरुवार के तहत दिव्य शिलालेख सीखना शुरू कर सकता था। दुर्भाग्य से चीजें तेजी से बदल गईं और उन्हें दैवीय शिलालेख सीखने का अवसर नहीं मिला। अब जब येजियो ने इसके बारे में सोचा, स्वर्गीय राक्षसों के आक्रमण की समस्या को हल करने के बाद सुबह के सितारों की भूमि में अपने वर्षों के दौरान येजियो ने गुतियान हाओ को कभी नहीं देखा या सुना। हालांकि उन्होंने यह खबर सुनी कि लेवल 7 फॉर्मेशन मास्टर को स्टार फॉरेस्ट रीजन के फॉर्मेशन गॉड टावर के मुख्यालय के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। स्थानिक डोमेन में प्रवेश करने के बाद वे कई लोगों के साथ मर गया होगा। ये जियाओ ने अपना सिर हिलाते हुए एक बार फिर चारों ओर देखा। वह एक रिसेप्शनिस्ट या अटेंडेंट मिलने की उम्मीद कर रहा था, हालांकि उसे कोई नहीं मिला। ऐसा लगता है कि इस फॉर्मेशन गॉड टावर में ग्राहक सहायता सेवा नहीं है, हालांकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ इतने सारे लोग थे कि ये जियाओ बेतरतीब ढंग से किसी से भी पूछ सकता था कि उसे क्या चाहिए, लेकिन उसे इस बात की जिज्ञासा थी कि यहाँ इतने सारे लोग क्यों हैं। इसके अलावा क्या कारण है कि इन सभी लोगों को विशाल गोलाकार प्लेटों पर चढ़ने और ऊपरी मंजिलों पर जाने के लिए कई पंक्तियों में खड़ा होना पड़ा। ये जियाओ किसी से भी पूछ सकता था, लेकिन उसने न पूछने का फैसला किया। उन्होंने अपनी दिव्य भावना जारी की, जिसने एक पल में पूरे फॉर्मेशन गॉड टावर को अपनी चपेट में ले लिया। ये जियाओ अब एक अराजकता संप्रभु था। इस फॉर्मेशन गॉड टावर के अंदर की संरचनाएं और दिव्य शिलालेख येजियो की दिव्य भावना को प्रतिबंधित करने के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं थे। वास्तव में उन्हें येजियो की दिव्य भावना का बिल्कुल भी पता नहीं चला। येजियो ने जल्द ही लोगों को बात करते हुए सुना। आपको क्या लगता है कि राष्ट्रपति गु ने ब्लू वैली की पूरी भूमि से सभी फॉर्मेशन मास्टर्स और दिव्य शिलालेख को क्यों बुलाया, कौन जानता है? हालांकि चूंकि यह राष्ट्रपति गु का आह्वान है, इसका कारण बहुत महत्वपूर्ण होगा। हालांकि मैं कुछ बातें जानता हूं, तुम्हें पता है? सच में? बेशक मुझे पता है। वास्तव में आप कुछ चीजों का अनुमान भी लगा सकते हैं। आप ऐसा क्यों कह रहे हो? मेरा मतलब है, क्या आपने नहीं सुना कि हाल ही में गहरे समुद्र के रसातल में क्या हुआ? हाँ, मैंने सुना है कि गहरे समुद्र की खाई अब शांत नहीं है। यह पहले से ही हमारी भूमि पर सबसे भयानक निषिद्ध भूमि है। हालांकि हाल ही में यह किसी कारण से भयावह हो गई है। हाँ, मुझे लगता है कि राष्ट्रपति गु ने इसी कारण से ब्लू वैली की भूमि के आसपास से सभी फॉर्मेशन मास्टर्स और दिव्य शिलालेख मास्टर को बुलाया होगा। ये जियाओ को कई महत्वपूर्ण समाचार सीखने को मिले। उनका ध्यान इस बात की ओर इसलिए भी आकर्षित हुआ क्योंकि इसका संबंध गहरे समुद्र की खाई से है। ये जियाओ को जुलिंगजी के शब्द याद आ गए। उसने उसे बताया कि सम्राट स्टार फॉरेस्ट ने उसके सुगंधित पीच फेयरीलैंड के कुछ लोगों को मार डाला और फिर किसी कारण से गहरे समुद्र के रसातल में चला गया। गहरे समुद्र के रसातल से बाहर आने के बाद वह नीली घाटी की भूमि को छोड़कर सुबह के सितारों की भूमि पर लौट आया। सबसे पहले ये जियाओ केवल यह देखना चाहता था कि क्या उसे सुबह के सितारों की भूमि पर लौटने का कोई रास्ता मिल सकता है। हालांकि अब ये जियाओ ने बिना किसी हिचकिचाहट के यह देखने का फैसला किया कि क्या होने वाला है। विशाल गोलाकार प्लेट पर चढ़ने के लिए लाइन में लगने के बजाय ये जियाओ ने सीधे 57वीं मंजिल पर टेलीपोर्ट किया। क्योंकि उसकी दिव्य भावना ने पहले ही पूरे फॉर्मेशन गॉड टावर को घेर लिया था, वह जानता था कि ये लोग कहां जा रहे थे। 57वीं मंजिल पर टेलीपोर्ट करने के बाद ये जियाओ ने लोगों के एक समूह का पीछा किया और एक कमरे में प्रवेश किया।
जिस पर कमरा नंबर 5709 का टैग था। संख्या 5709 का मतलब है कि यह 57वीं मंजिल पर 9वां कमरा था। हालांकि ये जियाओ की दिव्य भावना ने पूरे फॉर्मेशन गॉड टावर को घेर लिया था, फिर भी यह दर्जनों कमरों में प्रवेश करने में असमर्थ था। कमरा 5709 ऐसा ही एक कमरा था। आश्चर्य की बात है, बिल्कुल फॉर्मेशन गॉड टावर के प्रवेश द्वार की तरह। जैसे ही ये जियो ने कमरे में प्रवेश किया, वह एक विस्तृत स्थान में दिखाई दिया। यह बिल्कुल सफेद जगह थी। यह स्पष्ट था कि यह कमरा भी महान संरचनाओं और दिव्य शिलालेखों का परिणाम था। अंदर का स्थान इतना बड़ा था कि हजारों लोग आसानी से बैठ सकते थे। अंदर पहले से ही 1000 से ज्यादा लोग मौजूद थे। ये लोग समूहों में बंटे हुए थे। बड़ी संख्या में लोगों वाला समूह फॉर्मेशन मास्टर्स का समूह था, और कम संख्या में लोगों वाला समूह दिव्य शिलालेखों का समूह था। ये दोनों समूह दो पंक्तियों में बैठे थे। इन दोनों समूहों के बीच लोगों के आने जाने के लिए 3 मीटर चौड़ी जगह थी। ये जियाओं के आगमन ने किसी का ध्यान आकर्षित नहीं किया। ये जियाओ चुपचाप फॉर्मेशन मास्टर्स के समूह में विलीन हो गया और इंतजार करने लगा। फॉर्मेशन मास्टर्स और डिवाइन इंस्क्रिप्शन मास्टर्स ने आखिरकार कमरे में प्रवेश करना बंद कर दिया। इससे पहले उन्होंने पूरे 2 घंटे तक इंतजार किया। लगता है सब लोग आ चुके हैं। अब वहां पहले से ही हजारों फॉर्मेशन मास्टर्स और सैकड़ों दिव्य शिलालेख मास्टर्स मौजूद थे। आधे घंटे बाद एक बार फिर कुछ लोग कमरे में दाखिल हुए। हालांकि जब ये लोग अंदर दाखिल हुए तो सभी खड़े हो गए। उन्होंने जोर से अभिवादन किया। राष्ट्रपति गु ये जियाओ खड़े नहीं हुए या उनकी ओर देखा भी नहीं, लेकिन उनकी उपस्थिति को लोगों ने पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। ऐसा लग रहा था मानो वह वहां मौजूद ही न हो। को फायदान आपके लिए और अधिक अध्याय लाने में सहायता के लिए हमारा समर्थन करें। संपर्क करें -- मैप दान करें। अध्याय 282 7 अधिक बल और निषिद्ध भूमि। 4 लोग व्हाइट रूम में दाखिल हुए। पहला व्यक्ति फॉर्मेशन गॉड टावर का अध्यक्ष था, और उसके पीछे हरे रंग की पोशाक में 2 मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति थे। इन दोनों व्यक्तियों से ऐसी तीव्र आभा निकल रही थी मानो हर चीज को टुकड़ों में काटने में सक्षम हो। राष्ट्रपति गु के साथ ये 2 लोग ओरिजिन फ्यूजन सॉविन दायरे के योद्धा थे। जहां तक आखिरी वाली की बात है, वह एक लड़की थी जो उन तीनों के सामने चल रही थी। यह लड़की इतनी ताकतवर नहीं थी, हालांकि ऐसा लगता है कि फॉर्मेशन गॉड टावर में उसकी स्थिति बहुत ऊंची है। ये जियाओ यहाँ लिंग यू को देखकर आश्चर्यचकित रह गया। हाँ, यह लड़की लिंग यू थी, प्रतिभाशाली दिव्य शिलालेख मास्टर। ये जियो की मुलाकात सुबह के सितारों की भूमि में हुई थी। हालांकि क्या लिंग यू फ्रेग्रेंट पीच फेयरीलैंड से नहीं है? वह यहाँ क्या कर रही है? ये जियाओ ने अपनी भौहें ऊपर उठाई। उसी समय जब भीड़ ने लिंग यू को भी देखा तो उन्होंने बात करना शुरू कर दिया। यह मिस लिंग यू है। हे भगवान, वह भी यही है। बेशक वह यहाँ है। राष्ट्रपति गु ने ब्लू वैली की हमारी भूमि में सभी लेवल 7 और उससे ऊपर के फॉर्मेशन मास्टर्स और डिवाइन इंस्क्रिप्शन मास्टर्स को बुलाया है। एक डिवाइन इंस्क्रिप्शन ग्रैंड मास्टर के रूप में निश्चित रूप से मिस लिंग यू को आना होगा। वह बहुत छोटी है, लेकिन पहले से ही एक दिव्य शिलालेख ग्रैंड मास्टर बन गई है, जैसा कि फ्रेग्रेंट पीच फेयरीलैंड के भावी उत्तराधिकारी से अपेक्षित था। हाँ, हालांकि यह अफसोस की बात है, यदि वह फॉर्मेशन गॉड टावर से होती और उसका उपनाम गु होता तो वे भविष्य में फॉर्मेशन गॉड टावर की अध्यक्ष बन सकती थी। लगता है आज का मामला सचमुच गंभीर है। वैसे भी वे 2 आदमी कौन हैं मुझे नहीं पता, लेकिन वे शक्तिशाली दिखते हैं। उनकी आभा को महसूस करें। वे कई तेज ब्लेड की तरह हैं। भीड़ से
ये जियाओ ने एक बार फिर कुछ चीजें सीखीं। उन्हें यह जानकर आश्चर्य हुआ कि लिंग यूफिया ग्रेट पीच फेयरीलैंड के भावी नेता थे। ये जियाओ को यह पहले नहीं पता था। हर कोई। थोड़ी देर बाद राष्ट्रपति गु ने सभी का जिक्र करते हुए बोलना शुरू किया। उन्होंने कहा, आप सभी सोच रहे होंगे कि मैंने सभी लेवल 7 और उससे ऊपर के फॉर्मेशन मास्टर्स और डिवाइन इंस्क्रिप्शन मास्टर्स को यहाँ क्यों बुलाया। आप में से कुछ लोगों ने पहले ही कारण का अनुमान भी लगा लिया होगा। फिर भी मुझे सब कुछ समझाने दीजिए। हालांकि शुरू करने से पहले मैं इन दो लोगों का परिचय करा दूं। राष्ट्रपति गु ने दो व्यक्तियों की ओर इशारा किया और कहा, वे मास्टर यू म्यू और मास्टर यू लून हैं। वे गोल्डन टावर नामक स्थान से आए हैं जो निषिद्ध भूमि में से एक में स्थित है जिसे गोल्डन होराइजन्स की निषिद्ध भूमि कहा जाता है। आप में से कई लोग हो सकते हैं निषिद्ध भूमि के बारे में नहीं जानता। मैं सब कुछ समझाऊंगा। धैर्य पूर्वक सुनो। विशाल अराजकता में अनगिनत भूमियां हैं जहां कई जातियों के अनगिनत लोग एक साथ रहते हैं। इन भूमियों के अलावा 6 निषिद्ध भूमियां भी हैं। ये निषिद्ध भूमियां अराजकता की 6 अधिपति सेनाओं के नियंत्रण में हैं। इन 6 अधिपति बलों के अलावा एक अन्य अधिपति बल भी है जिसे स्पिरिटास रेस कहा जाता है। स्पिरिटास रेस एक निषिद्ध भूमि को भी नियंत्रित कर रही है। हालांकि यह निषिद्ध भूमि अन्य 6 निषिद्ध भूमियों की तुलना में कहीं अधिक खतरनाक है। शायद यही कारण है कि स्पिरिटास जाति द्वारा नियंत्रित निषिद्ध भूमि को पवित्र निषिद्ध जाति कहा जाता है। इन 6 निषिद्ध भूमि और एक पवित्र निषिद्ध भूमि के अलावा 2 अद्वितीय निषिद्ध भूमि हैं। ये 2 निषिद्ध भूमि किसी के नियंत्रण में नहीं है। ये 2 अद्वितीय निषिद्ध भूमि 9 नरकों की भूमि और बिना वापसी की भूमि हैं। जैसे ही राष्ट्रपति गु बोले, वे एक पल के लिए रुके और गहरी सांस ली। दूसरी ओर पूरी भीड़ हतप्रभ रह गई। राष्ट्रपति गु से उन्हें जो जानकारी प्राप्त हुई वह बहुत मूल्यवान थी। हालांकि लगभग सभी लोग 6 अधिपति बलों के बारे में जानते थे, लेकिन वे स्पिरिटास रेस और फॉरबिडन लैंड्स के बारे में नहीं जानते थे। अब जब उन्हें ये बातें पता चली तो वे सदमे में आ गए। राष्ट्रपति गु ने देखा कि हर कोई पहले से ही हैरान था। उसने चुपचाप अपना सिर हिलाया और फिर एक बार फिर समझाना शुरू कर दिया। अराजकता की 6 अधिपति ताकतें यू परिवार हैं, जिसे प्रथम राजा का परिवार भी कहा जाता है। लिंग परिवार, जिसे आप द परिवार भी कहा जाता है। जून परिवार, जिसे प्राचीन जानवरों का परिवार भी कहा जाता है। यांग परिवार, जिसे क्रिम्सन मिस्ट परिवार कहा जाता है। वांग परिवार, जिसे फ्रोजन इन्फर्नो का परिवार भी कहा जाता है। और जू परिवार, जिसे कहा जाता है इसे इटर्नल फ्रॉस्ट फैमिली के नाम से भी जाना जाता है। यू परिवार गोल्डन होराइजन्स की निषिद्ध भूमि को नियंत्रित करता है। लिंक परिवार गहरी आपदा की निषिद्ध भूमि को नियंत्रित करता है। जून परिवार प्राचीन जानवरों की निषिद्ध भूमि को नियंत्रित करता है। यांग परिवार क्रिम्सन मिस्ट की निषिद्ध भूमि को नियंत्रित करता है। वांग परिवार नियंत्रित करता है फ्रोजन इन्फर्नो की निषिद्ध भूमि। और जू परिवार अनंत फ्रॉस्ट की निषिद्ध भूमि को नियंत्रित करता है। राष्ट्रपति गु ने बोलना बंद कर दिया और सभी को अचंभे में देखा। इसलिए उन्होंने गहरी आवाज में कहा, मुझे पता है कि यह जानकारी यहाँ हर किसी के लिए बहुत अधिक है। हालांकि इससे पहले कि मैं यहाँ हमारे इकट्ठा होने के पीछे का कारण बताना शुरू करूं, मुझे सभी को बताना पड़ा। आप इन चीजों के बारे में मुझे इसे यहाँ से ले जाने दो। इस समय यू म्यू नाम का एक मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति आगे आया और कहा, हर कोई, मैं यू परिवार प्रथम राजा के परिवार का सदस्य हूँ। राष्ट्रपति गु ने आपको पहले ही समझाया है कि यू परिवार निषिद्ध को नियंत्रित करता है स्वर्णिम क्षितिजों की भूमि। हालांकि किसी को भी इस बात की जानकारी नहीं है कि हमने विशाल अराजकता में हजारों देशों में गोल्डन टावर्स भी स्थापित किए हैं। ये जियाओ अब तक बहुत सी बातें समझ चुका है।
वह उन चीजों को भी समझता था जो दूसरे नहीं समझते थे। यह पता चला कि अराजकता के पहले राजा ने भी शून्य के अंत में प्रवेश करने से पहले एक परिवार की स्थापना की थी। यू रोंग, यू हान, यू फेंग और यहाँ तक कि यू तियान ने ये बातें पहले कभी ये जियों को नहीं बताई, या शायद यू रोंग द्वारा प्रथम राजा के मार्ग पर चलने के लिए प्रशिक्षित करने के बाद उन्होंने ये जियों को बताने के बारे में सोचा था। हालांकि ऐसा होने से पहले यह पाया गया कि ये जियो वह व्यक्ति नहीं था जिसे वे तलाश रहे थे, और फिर सब कुछ बदल गया। उन्होंने इन 6 परिवारों और उनके द्वारा नियंत्रित निषिद्ध भूमि के नाम भी नोट किए। उन्हें पहली बार यह भी पता चला कि हजारों भूमियों में हजारों स्वर्ण मीनारें हैं। हजारों देशों में गोल्डन टावर स्थापित करने के पीछे यू परिवार की क्या मंशा है? यह एक नया सवाल था जो अचानक ये जियाओ के दिमाग में उभरा। गोल्डन टावर, मैंने इसके बारे में सुना है। ऐसा कहा जाता है कि गोल्डन सन सिटी में एक विशाल गोल्डन टावर है। हाँ, मैंने भी इसके बारे में सुना है। हालांकि इस टावर के बारे में कोई भी ज्यादा नहीं जानता है। यह टावर बहुत रहस्यमय है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि यह गोल्डन टावर 6 में से किसी एक से संबंधित होगा। वहां भी है स्पिरिटास रेस, ठीक है? मेरा मतलब है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि गोल्डन टावर 7 अधिकती बलों में से एक से संबंधित होगा। हाँ, यहाँ भी ऐसा ही होता है, कई लोग बोलने लगे। ऐसी ही एक सच्चाई जानकर हर कोई हैरान रह गया। ऐसा लगता है कि यूमियू को भीड़ से वह प्रतिक्रिया मिल गई जो वह चाहता था। उन्होंने संतुष्टि में सिर हिलाया और गर्व से फिर कहा, हाँ, गोल्डन टावर एक छोटी सी शक्ति है जिसे मेरे यू परिवार ने हजारों भूमियों में अनंत अराजकता में स्थापित किया है। ब्लू वैली की भूमि ऐसी ही एक भूमि है। गोल्डन टावर कभी भी किसी विवाद या युद्ध में हस्तक्षेप नहीं करता है। ऐसा इसलिए नहीं है कि हम नहीं कर सकते, ऐसा इसलिए है क्योंकि हमें कोई दिलचस्पी नहीं है। गोल्डन टावर केवल तभी हस्तक्षेप करेगा जब कुछ ऐसा घटित होता है जो संपूर्ण भूमि को खतरे में डाल सकता है। गोल्डन टावर का उद्देश्य सरल है, यह भूमि का संतुलन बनाए रखने के लिए है। जब ये जियाओ ने यह सुना तो वे चुपचाप अपने दिल में चिल्लाया। वास्तव में वह यह भी कह सकता है कि पूरा यू परिवार बेशर्म है। वे सबके सामने मुंह फैलाए पड़े थे। गोल्डन टावर के अस्तित्व के उद्देश्य के बारे में ये जियाओ से बेहतर कोई नहीं जान सकता था। गोल्डन टावर केवल चुने हुए व्यक्ति के लिए परीक्षण का स्थान था, न इससे अधिक और नहीं इससे कम। ये जियाओ ने अपने दिल में व्यंग्य किया लेकिन कुछ नहीं कहा। वह चुपचाप सुनता रहा। वह जानना चाहता था कि इन लोगों ने पहले 7 अधिकती बलों और निषिद्ध भूमि के बारे में क्यों बताया, और अब वे गोल्डन टावर के बारे में क्यों बात कर रहे हैं। उनका असली उद्देश्य क्या है? अंत में यूमियू मुख्य विषय पर आया। उन्होंने कहा, आप में से कुछ लोगों को आज की सभा के वास्तविक उद्देश्य का अंदाजा पहले ही हो गया होगा। हाँ, हम गहरे समुद्र की खाई के कारण यहाँ हैं। गहरे समुद्र की खाई में बदलाव कुछ ऐसा लेकर आया है जो ब्लू वैली की भूमि को खतरे में डाल सकता है। अगर समय रहते इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो गहरे समुद्र की खाई ही एकमात्र कारण बन सकती है ब्लू वैली की भूमि के विनाश के लिए। यूमियू के शब्दों से तुरंत भीड़ में हलचल मच गई। वे सब चौंक कर उठ खड़े हुए और भय से उनके हृदय कांप उठे। गहरे समुद्र की गहराई में ऐसा क्या हो रहा है जो ब्लू वैली की पूरी भूमि को खतरे में डाल सकता है? को फायदान आपके लिए और अधिक अध्याय लाने में सहायता के लिए हमारा समर्थन करें। संपर्क करें _साइट मैप दान करें सीड्स और 83 अध्याय 283 बुरी नजर वाला गोल्डन लायन अध्याय 283 अध्याय 283 बुरी नजर वाला सुनहरा शेर भगवान।
कृपया हमें गहरे समुद्र के रसातल की स्थिति के बारे में बताएं और इस खतरे को ब्लू वैली की हमारी भूमि को नष्ट करने से रोकने के लिए हमें क्या करना चाहिए। दिव्य शिलालेख मास्टरों में से एक ने म्यू से पूछा। दरअसल सिर्फ उनके ही नहीं बल्कि व्हाइट रूम में मौजूद सभी लोगों के मन में यही सवाल थे। वे सभी गहरे समुद्र की खाई की स्थिति के बारे में जानना चाहते थे। ऐसा लगता है कि म्यू स्थिति से अवगत है। दूसरी ओर म्यू द्वारा खेले गए कार्ड की चुपचाप प्रशंसा करने से खुद को नहीं रोक सका। केवल अब उसे समझ में आया कि म्यू ने राष्ट्रपति गु को 7 अधिकती बलों और उनके द्वारा नियंत्रित निषिद्ध मैदानों के बारे में क्यों समझाने दिया। यह पता चला कि ऐसा करके म्यू ने सबसे पहले गति पैदा की और सभी का हार्दिक सम्मान अर्जित किया। अराजकता में 7 अधिकती सेनाओं में से एक से आने वाले व्यक्ति का सम्मान कौन नहीं करेगा? कौन उनके विरुद्ध जाने का साहस करेगा? गति पैदा करने और लोगों का सम्मान अर्जित करने के बाद म्यू ने यह दिखाकर लोगों की रुचि जगाई कि वह गहरे समुद्र की स्थिति के बारे में जानता है और हो सकता है कि उसके पास ब्लू वैली की भूमि को विनाश के रास्ते पर जाने से रोकने का कोई विचार हो। ऐसा करके वह पहले ही लोगों के दिलों में छा गए। स्थिति को समझाने के बाद जियाओ को यकीन था कि म्यू और लुन हजारों फॉर्मेशन मास्टर्स और दिव्य शिलालेख मास्टर्स के नेता बन जाएंगे, जो इन लोगों को अपने वास्तविक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए गहरे समुद्र की खाई में ले जाएंगे। जियाओ अपने जीवन में इतनी सारी चीजों से गुजर चुका है कि उसे यह समझने में देर नहीं लगी कि म्यू और लुन को गहरे समुद्र के रसातल से कुछ चाहिए होगा। अन्यथा उनके जैसे लोग, प्रथम राजा के परिवार के लोग, ब्लू वैली की भूमि पर क्यों आएंगे और यहाँ तक कि इस भूमि पर आने वाले खतरे को कथित और पर रोकने के लिए इन लोगों को गहरे समुद्र की खाई में ले जाना चाहेंगे। इस समय लुन आगे बढ़े। अब समय आ गया है कि वे बोलें और लोगों को उस दिशा में ले जाएं जिस दिशा में वे चाहते थे। उन्होंने कहा, हर किसी को पता होना चाहिए कि डीप सी एबिस ब्लू वैली की भूमि में सबसे खतरनाक निषिद्ध भूमि है। डीप सी एबिस में प्रवेश करने के बाद कोई भी कभी वापस नहीं लौटा है। सभी की सहमति देखकर उन्होंने अचानक भीड़ पर हमला करते हुए कहा, हालांकि आप नहीं जानते होंगे कि एक व्यक्ति है जो न केवल गहरे समुद्र की गहराई में प्रवेश कर गया बल्कि जीवित भी बाहर आ गया। क्या अब ये बात लोगों के लिए चौंकाने वाली थी? ऐसा इसलिए है क्योंकि किंवदंती ने उन्हें बताया था कि गहरे समुद्र की गहराई में प्रवेश करने के बाद कोई भी कभी वापस नहीं लौटता है। और यह सिर्फ एक किंवदंती नहीं थी बल्कि विभिन्न समय अवधि के लोगों द्वारा सत्यापित एक सच्चाई थी। यह एक ऐसी कहानी थी जिसे प्राचीन काल से लेकर आज तक के लोगों द्वारा पूर्ण सत्य साबित किया गया है, जो इसका पता लगाने के लिए गहरे समुद्र की गहराई में गए लेकिन कभी वापस नहीं लौटे। यह सिर्फ उन्हें ही नहीं, जियाओ को भी आश्चर्य हुआ। हालांकि उनकी हैरानी की वजह लोगों से अलग थी। जियाओ को पहले से ही एक ऐसे व्यक्ति के बारे में पता था जो गहरे समुद्र की गहराई से जीवित बाहर आया था। यह सम्राट स्टार वन था। और क्योंकि जियाओ को केवल सम्राट स्टार फॉरेस्ट के गहरे सागर के रसातल में प्रवेश करने और बाहर आने के बारे में पता था, उनकी नजर में गहरे सागर के रसातल एक निषिद्ध भूमि हो सकती है, लेकिन यह इतना खतरनाक नहीं था कि अन्वेषण के लिए नीचे जाने वाले सभी लोगों को अपनी चपेट में ले ले। उसने कभी नहीं सोचा था कि यह एक निषिद्ध भूमि है जहां केवल मौत ही लोगों का इंतजार करती है। जियाओ की सोच के विपरीत बाकी लोगों की नजर में उन्होंने कभी भी यह उम्मीद नहीं की थी कि गहरे समुद्र की खाई में प्रवेश करने के बाद कोई व्यक्ति जीवित बाहर आएगा। यह देखकर कि हर कोई उसकी बात से स्तब्ध रह गया, लुन ने फिर से कहा, मैं जिस व्यक्ति के बारे में बात कर रहा हूँ उसके बारे में आप सभी ने सुना होगा। भगवान कृपया हमें बताएं कि वह व्यक्ति कौन है। हाँ लॉर्ड
क्या हम उस व्यक्ति से मिल सकते हैं? क्या हम जान सकते हैं कि गहरे समुद्र की गहराई में प्रवेश करने के बाद वह जीवित कैसे बाहर आया? भगवान युलुन ने अपना सिर हिलाया और चिल्लाया, चुप रहो। एक विशाल आभा फूट पड़ी जो पूरे व्हाइट रूम में फैल गई और सभी को दबा दिया। बेशक हमेशा अपवाद होते हैं। ये जियाओ और कुछ दिव्य शिलालेख मास्टर वे अपवाद थे। सभी तुरंत शांत हो गए। उन्होंने युलुन के सामने दोबारा बोलने की हिम्मत नहीं की। युलुन फिर बोला, क्या आप जानना चाहते हैं कि वह व्यक्ति कौन है? उस व्यक्ति को सम्राट स्टार फॉरेस्ट कहा जाता है, सम्राट सितारावन। हर कोई सदमे में डूब गया। जैसा कि युलुन ने कहा था, हर कोई इस नाम से पहले से ही वाकिफ था। वे सभी जानते थे कि सम्राट स्टार फॉरेस्ट न केवल एक शक्तिशाली योद्धा था, बल्कि एक ही मियागर भी था जो सर्वोच्च गोलियों को परिष्कृत कर सकता था। उनमें से कुछ को एम्परर स्टार फॉरेस्ट की पृष्ठभूमि के बारे में भी पता था। लिंग यू ऐसे ही एक व्यक्ति थे। युलुन ने आगे कहा, मुझे नहीं पता कि सम्राट स्टार फॉरेस्ट ने गहरे सागर की खाई के अंदर क्या किया, लेकिन वह ब्लू वैली की भूमि के लिए एक बड़ा खतरा लेकर आया। हर किसी को पहले से ही पता होना चाहिए कि कई उच्च स्तरीय संरचनाएं पूरे गहरे सागर को घेरे हुए हैं। रसातल, ये संरचनाएं अभी भी वहां हैं, हालांकि उनमें से एक टूट गई है और यह सम्राट स्टार फॉरेस्ट द्वारा टूट गई है। यद्यपि सम्राट स्टार फॉरेस्ट ने गहरे समुद्र के अंदर जाकर और जीवित बाहर आकर असंभव को हासिल किया, लेकिन उसने एक प्राचीन दिव्य जानवर, बुरी नजर वाले गोल्डन लायन को सील करने वाली संरचना को तोड़कर पूरी भूमि को खतरे में डाल दिया। हर कोई भ्रमित था। यह पहली बार था जब उन्होंने बुरी आंखों वाले गोल्डन लायन नामक जानवर के बारे में सुना। यह तो छोड़ ही दें कि यह जानवर एक प्राचीन दिव्य जानवर है। बुरी नजर वाला सुनहरा शेर, यह किस प्रकार का जानवर है? इससे पहले कि लोग शोर मचाना शुरू करें, युलुन ने समझाया, बुरी नजर वाले गोल्डन लायन का अस्तित्व वास्तव में मेरे यू परिवार से संबंधित है। कई युग पहले प्राचीन काल में बुरी नजर वाला गोल्डन लायन एक बार ब्लू वैली की भूमि पर विनाश की एक बड़ी लहर लेकर आया था। इसने लगभग पूरी भूमि को नष्ट कर दिया था। हालांकि उस समय मेरे यू परिवार के पूर्वजों में से एक, यूफेंग, इस भूमि से गुजरना हुआ। उसने बुरी नजर वाले गोल्डन लायन को ब्लू वैली की भूमि को लगभग नष्ट करते हुए देखा, इसलिए उसने इस जानवर को पकड़ लिया और गहरे समुद्र की खाई में सील कर दिया। जाने से पहले उसने इस भूमि को विनाश से बचाने के लिए इस भूमि में एक गोल्डन टावर की स्थापना की। अगर बुरी नजर वाला सुनहरा शेर कभी बाहर आता है, अब जब सील टूट गई है, तो यह जानवर निश्चित रूप से बाहर आएगा। हालांकि मुझे डर है, इस बार यह अकेला नहीं होगा। गहरे समुद्र की गहराई में कई उच्च स्तरीय संरचनाएं हैं और मुझे यकीन है कि बुरी नजर वाला गोल्डन लायन उन सभी संरचनाओं को तोड़ने की कोशिश करेगा और एक झटके में इस पूरी भूमि को अंधेरे में डुबो देगा। बुरी नजर वाला सुनहरा शेर, यूफेंग। ये जियाओ ने अपनी भौहें ऊपर उठाई। वह यूफेंग को जानता था, लेकिन बुरी नजर वाले गोल्डन लायन के बारे में उसने पहली बार सुना था। वह बुदबुदाए बिना नहीं रह सका। यह बुरी नजर वाला गोल्डन लायन किस तरह का जानवर है, वह बस अपने आप में बुदबुदा रहा था। हालांकि उसे आश्चर्य हुआ जब उसके मन में एक आवाज प्रकट हुई जो उसे उसके प्रश्न का उत्तर दे रही थी। यह पता चला कि अराजकता का कमल उससे संपर्क कर रहा था। ये जियाओं का उस समय अराजकता के कमल और उसके ब्रह्मांड से संपर्क टूट गया था। हालांकि होश में आने के बाद उसने पाया कि अराजकता का कमल और उसका ब्रह्मांड अभी भी वही हैं, और इसलिए उसने अराजकता के कमल से उसे डार्क रूल की समझ देने के लिए कहा। अब अराजकता के कमल ने उसे बुरी नजर वाले सुनहरे शेर के बारे में बताने की पहल की। ऐसा लगता है कि यह प्राचीन दिव्य जानवर बिल्कुल भी सरल नहीं है, लोटस ऑफ कैओस ने कहा।
बुरी नजर वाले गोल्डन लायन में विशेषताओं का एक जटिल मिश्रण है जो इसकी प्राचीन वंशावली और अपार शक्ति को दर्शाता है। यह एक रक्षक और विनाश का अग्रदूत दोनों है, जो सुदूर पर्वत श्रृंखलाओं के भीतर छिपे प्राचीन खजाने की रक्षा के लिए जाना जाता है। या विश्वासघाती गुफाएं। यह एक जानवर है जिसकी वफादारी उन लोगों के प्रति अटूट है जिन्हें वे अपने विश्वास के योग्य समझता है, जिससे यह उन लोगों के लिए एक दुर्जय सहयोगी बन जाता है जो इसका सम्मान अर्जित कर सकते हैं। हालांकि इस जानवर की प्रकृति भी उग्र और क्षेत्रीय है। यह किसी भी घुसपैठियों के खिलाफ अपने क्षेत्र की रक्षा करता है, उकसाए जाने पर क्रूर आक्रामकता प्रदर्शित करता है। अपने डराने वाले व्यवहार के बावजूद इसके पास गहरी बुद्धि है, और जो लोग इसके पास आते हैं उनके साथ इसकी बातचीत निर्देशित होती है। प्राचीन ज्ञान की भावना। जब 108 नियम स्रोत क्रिस्टल बनाए गए तो इस जानवर को 5 नियम स्रोत क्रिस्टल की सुरक्षा के लिए चुना गया था। वे 5 नियम स्रोत क्रिस्टल 5 मौलिक नियम स्रोत क्रिस्टल है। चूंकि यह जानवर गहरे समुद्र की खाई में बंद है, इसलिए आपको वहां जाना चाहिए और इससे 5 मौलिक नियम स्रोत क्रिस्टल प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। अब ये तो हैरानी की बात थी। ये जो संयोगवश ब्लू वैली की भूमि पर आ गया। उसने कभी भी गहरे समुद्र की गहराई में जाने के बारे में नहीं सोचा था। हालांकि यह पता चला कि गहरे समुद्र के रसातल में 5 तत्वों के 5 नियम स्रोत क्रिस्टल छिपे हुए हैं। अब भले ही कोई न जाए, ये जियाओ को वहां जाना होगा। को फायदान आपके लिए और अधिक अध्याय लाने में सहायता के लिए हमारा समर्थन करें। संपर्क करें साइट मैप दान करें सीड 184 अध्याय 284 सच्चा उद्देश्य। एक पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन पैरी मैच। अब 1.05 लाख बोनस पाने के लिए आपके पास 2 निःशुल्क स्पिन हैं। 232 अध्याय 284 सच्चा उद्देश्य। 1 बुरी नजर वाला सुनहरा जानवर। ये जियाओ ने ये 5 शब्द बुदबुदाए और एक गहरी सांस ली। यह पता चला कि यह जानवर 5 तत्वों के 5 नियम स्रोत क्रिस्टल की रक्षा कर रहा था। चूंकि इसे उन 5 नियम स्रोत क्रिस्टलों का रक्षक चुना गया था, आखिरकार यह एक साधारण जानवर नहीं होना चाहिए। कोई आश्चर्य नहीं कि इसे प्राचीन दिव्य जानवर कहा जाता है। ये जियाओ ने तुरंत बहुत कम समय में एक योजना बनाई। उसने 5 तत्वों के 5 नियम स्रोत क्रिस्टल प्राप्त करने के लिए अगले कुछ कदम उठाने की योजना बनाई, और उस तक पहुंचने का रास्ता यूम्यू और यूलून को पार करके जाता है। अराजकता के कमल की व्याख्या समाप्त नहीं हुई। इसने समझाना जारी रखा। इस प्राचीन दिव्य जानवर की 5 मुख्य क्षमताएं हैं। वे हैं: विंग्स ऑफ गोल्डन फ्यूरी प्रश्न चिन्ह, मेल वोलेंट गेज प्रश्न चिन्ह, गोल्डन रोअर प्रश्न चिन्ह, रीगल अथॉरिटी और दिव्य लचीलापन। बेहतर होगा कि आपको इस जानवर से सावधान रहना चाहिए। यह किसी भी तरह से उतना सरल नहीं है जितना अन्य अराजक जानवरों से आप अब तक लड़े हैं। यह उससे कहीं अधिक है। इस जानवर ने पहले ही आकाशीय के सभी 8 छिपे हुए द्वार खोल दिए हैं। यह इतना शक्तिशाली है कि एक दिव्य जागृति क्षेत्र का योद्धा भी इस जानवर के खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं करेगा। आप दिव्य जागृति क्षेत्र के योद्धाओं को जानते हैं, है ना? वे इस अराजकता के तथाकथित राजा हैं। ये जियाओ ने समझ में अपना सिर हिलाया और अपने हाथों को कसकर पकड़ लिया। यह जानवर असाधारण से भी अधिक प्रतीत होता है। जरा ठहरिए। ये जियाओ को अचानक कुछ एहसास हुआ और उसने जल्दी से पूछा, अगर अराजकता के राजा भी बुरी नजर वाले गोल्डन लायन को नहीं हरा सकते थे, तो यूफेंग ने इस जानवर को कैसे हरा दिया और इसे गहरे समुद्र की खाई में कैसे सील कर दिया? इसे हरा दिया? हे कह उसका कमल वास्तव में इंसानों की तरह हंसने लगा और उसने कहा, नहीं, आप गलत हैं।
बुरी नजर वाला गोल्डन लायन पहले कभी नहीं हारा है, किसी ने उस पर मुहर लगाने की तो बात ही छोड़ दी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन डीप सी एबिस वास्तव में इसका डोमेन है, एक डोमेन जिसे इस जानवर ने तब बनाया था जब इसे 5 तत्वों के 5 स्रोत क्रिस्टल की रक्षा करने की जिम्मेदारी दी गई थी। मुझे नहीं पता कि वे लोग क्या योजना बना रहे हैं, हालांकि मुझे यकीन है कि यूफेंग का बुरी नजर वाले गोल्डन लायन से लड़ना और उसे हराना पूरी तरह से झूठ है। इसके अलावा बुरी नजर वाले गोल्डन लायन को गहरे समुद्र की गहराई में 5 रूल सोर्स क्रिस्टल्स पर नजर रखनी होगी। वहां तक पहुंचना कोई आसान काम नहीं है। सच तो यह है कि गहरे समुद्र की गहराई में प्रवेश करते ही आपकी मृत्यु हो सकती है। डीप सी एबिस बुरी नजर वाले गोल्डन लायन का क्षेत्र है। आपके द्वारा अंदर उठाया गया हर कदम सटीक और बहुत सोच विचार के बाद होना चाहिए, क्योंकि आपके द्वारा उठाया गया हर कदम आपको आग के गड्ढे में फेंक सकता है, ऐसे जाल में जो एक पल में आपकी जान ले सकता है। इसके अलावा चूंकि डीप सी एबिस ब्लू वैली की भूमि में स्थित है, केवल मूल संलयन संप्रभु क्षेत्र में खेती का आधार रखने वाले लोग ही वहां प्रवेश कर सकते हैं। यह भी एक प्रकार का परीक्षण है जिसे किसी को भी करना होगा यदि वे चाहते हैं 5 तत्वों के नियम स्रोत क्रिस्टल प्राप्त करें। अराजकता के कमल ने ये जियाओ को कई बातें समझाईं। इसमें बुरी नजर वाले गोल्डन लायन, उसकी क्षमताओं, जालों और परीक्षणों के बारे में बताया गया। लोटस ऑफ कैओस के अनुसार, हालांकि बुरी नजर वाला गोल्डन लायन 5 नियम स्रोत क्रिस्टल का रक्षक है, लेकिन इसने उन लोगों का परीक्षण करने के लिए गहरे समुद्र की गहराई बनाई है जो उन नियम स्रोत क्रिस्टल को प्राप्त करने के योग्य हैं। जब तक कोई इसके सभी परीक्षण पास कर लेता है, तब तक यह उस व्यक्ति को बिना किसी हिचकिचाहट के खुशी खुशी 5 नियम स्रोत क्रिस्टल दे देगा। इसने इस पर भी सीमाएं लगा दी हैं कि कौन गहरे समुद्र की गहराई में प्रवेश कर सकता है और कौन नहीं। केवल ओरिजिनल फ्यूजन सॉवरेन क्षेत्र और उससे नीचे के लोगों को ही गहरे सागर की गहराई में प्रवेश करने की अनुमति है। यह प्रतिबंध भी कारण है कि अन्य शक्तिशाली भूमि के बजाय ब्लू वैली की भूमि में गहरे समुद्र की खाई मौजूद है। संक्षेप में, यदि ये जियाओ गहरे समुद्र की गहराई में प्रवेश करना चाहता है, तो उसे अपनी सभी अतिरिक्त खेती को पूरी तरह से सील करना होगा, तभी वह गहरे समुद्र की गहराई में प्रवेश कर सका। अन्यथा वह न तो गहरे सागर में प्रवेश कर पाएगा और न ही वह प्राप्त कर पाएगा जो वह चाहता है। हमें गहरे समुद्र की गहराई में प्रवेश करना होगा, बुरी नजर वाले सुनहरे शेर को ढूंढना होगा, इससे पहले कि वह इधर उधर जाए और अन्य जानवरों को जगाए और उसे मार डाले। केवल ऐसा करके ही हम ब्लू वैली की भूमि को बचा सकते हैं। इस बार भी हमारा उद्देश्य यही है। हालांकि पूरा गहरा सागर रसातल सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों संरचनाओं और दिव्य शिलालेखों से भरा हुआ है। हमें उन संरचनाओं को तोड़ने में मदद करने के लिए आपके फॉर्मेशन मास्टर्स और दिव्य शिलालेख मास्टर्स की आवश्यकता है, ताकि गहरे समुद्र के रसातल तक हमारी यात्रा सुचारू रूप से चल सके और हम कर सकें। बुरी नजर वाले गोल्डन लायन को मारकर ब्लू वैली की भूमि को बचाएं, ये जियाओ ने अपने दिल में व्यंग्य किया। यह आदमी ऐसे बोल रहा था मानो वह गहरे समुद्र की गहराई को अच्छी तरह से जानता हो और बुरी नजर वाले गोल्डन लायन से बहुत परिचित हो। हालांकि ये जियाओ को अब सच्चाई का पता चल गया था, लेकिन उसने इन दोनों व्यक्तियों को बेनकाब करने की योजना नहीं बनाई थी। उसने पहले से ही अपने अगले कदमों की योजना बना ली थी, उसे बस अपनी योजनाओं का अच्छी तरह से पालन करना था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन लॉर्ड यू लुन, चिंता मत करो। अगर यह हमारी भूमि को बचाने के लिए है, तो हम कुछ भी कर सकते हैं। यह भूमि हमारा घर है, हमारी सब कुछ है। हम निश्चित रूप से अपने घर को बचाने के लिए अपनी क्षमताओं में सब कुछ करेंगे। हाँ, हम अपने घर, अपनी जमीन के लिए कुछ भी करेंगे। सभी लोग जोर जोर से चिल्लाने लगे।
उनकी आंखों में दृढ़ संकल्प देखा जा सकता था। हालांकि वे जानते थे कि वे गहरे समुद्र की खाई में मर सकते हैं, तथापि उनमें से कोई भी भयभीत नहीं था। ब्लू वैली की भूमि को विनाश की राह पर चलने से बचाने के लिए हर कोई अपने जीवन का बलिदान देने के लिए दृढ़ था। तो क्या हुआ अगर वे मर गए? कम से कम उनके बेटे बेटियां, पोते पोतियां और इस भूमि की भावी पीढ़ियां बच जाएंगी। यह उनके जोखिम के लायक है। उनके दृढ़ संकल्प को देखकर ये जियो प्रभावित हुआ। उन्हें सुबह के सितारों की भूमि के लोगों की याद आ गई। इन लोगों और सुबह के सितारों की भूमि के लोगों के बीच क्या अंतर है? वस्तुतः कुछ भी नहीं। मुख्यतः जब यह बात आती है कि सबसे अधिक क्या मायने रखता है, उनका घर, उनकी जमीन। मॉर्निंग स्टार्स की भूमि के लोग बहादुरी से लड़े और अपने प्रियजनों और अपने परिवारों को आशा देने और अपने घर, अपनी भूमि की रक्षा करने के लिए अपने जीवन का बलिदान देने में संकोच नहीं किया। और ये लोग भी ऐसा ही करने को तैयार थे। वे बलिदान देने के लिए भी तैयार थे। एक तरफ ये लोग थे जो अपनी जमीन बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते थे, और दूसरी तरफ यूम्यू और यूलून जैसे लोग थे जो लोगों को बेवकूफ बनाकर उनका फायदा उठाने के लिए तैयार थे। यूम्यू और यूलून ने एक दूसरे को देखा और खूब मुस्कुराए। वे अपनी आंखों से बात करते नजर आ रहे हैं। दूसरी ओर राष्ट्रपति गु ने असहाय होकर आह भरी। ऐसा लग रहा था जैसे उसे कुछ पता हो, लेकिन वह कुछ भी कहने में असहाय भी लग रहा था। जहां तक लिंगयू की बात है, वह बहुत उत्साहित दिख रही थी। शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि वह भी दूसरों के साथ गहरे समुद्र की गहराई में जाना चाहती थी और ब्लू वैली की भूमि में तथाकथित सबसे खतरनाक निषिद्ध भूमि का पता लगाना चाहती थी। वह बिल्कुल एक बच्चे की तरह थी जो मौज मस्ती करते हुए जाने वाली थी। यूम्यू और यूलुन ने गहरे समुद्र की खाई की स्थिति को थोड़ा और समझाया और फिर सभी को 3 दिनों में फॉर्मेशन गॉड टावर में इकट्ठा होने के लिए कहा। 3 दिन बाद वे गहरे समुद्र की गहराई के लिए प्रस्थान करेंगे। इसके साथ ही चर्चा समाप्त हो गई और सभी लोग एक एक करके व्हाइट रूम से बाहर जाने लगे। अंत में ये जियाओ, लिंगयू, यूम्यू, यूलुन और प्रेसिडेंट गु को छोड़कर सभी चले गए। भाई श्याओलोंग व्हाइट रूम में रहने वाले अंतिम व्यक्ति के रूप में 4 लोगों की नजर जल्द ही ये जियो पर पड़ी। लिंगयू ने तुरंत उसे पहचान लिया और उत्साह से उसका नाम चिल्लाया। भाई! ये जियाओ का मुंह थोड़ा हिल गया। उन्होंने आप भरते हुए कहा, इतने साल हो गए और तुम अभी भी एक छोटी लड़की की तरह व्यवहार कर रही हो। लिंगयू दौड़कर ये जियाओ के पास गया और उसका हाथ पकड़ लिया। आप यहाँ क्यों हैं? नहीं, आप ब्लू वैली की भूमि पर कब आए? ये जियाओ ने लिंगयू को जवाब नहीं दिया। वह बस उसे देखकर मुस्कुराया और राष्ट्रपति गु, यूम्यू और यूलून के सामने रुकते हुए कदम दर कदम आगे बढ़ता गया। यूम्यू और यूलुन ने भौहें चढ़ा दी। उनकी अंतरात्मा ने उन्हें जहां तक संभव हो भाग जाने को कहा, क्योंकि उनके सामने एक राक्षस खड़ा था। और राष्ट्रपति गु के लिए भी यही सच था। ये जियाओ ने पूछने से पहले यूम्यू और यूलुन को देखकर मुस्कुराया। तो आपका असली उद्देश्य क्या है? आपका क्या मतलब है? उन दोनों की भौहें गहरी होगी। उन्हें लग रहा था कि कुछ बहुत गलत है, लेकिन ठीक ठीक यह नहीं बता सके कि यहाँ क्या गलत है। मेरा मतलब वही है जो मैंने पूछा था। आपका असली उद्देश्य क्या है? सभी फॉर्मेशन मास्टर्स और दिव्य शिलालेख मास्टर्स को गहरे समुद्र की खाई में क्यों ले जा रहे हैं? वास्तव में आप, यू परिवार, वहां से क्या चाहते हैं? पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन को फायदान आपके लिए और अधिक अध्याय लाने में सहायता के लिए हमारा समर्थन करें। संपर्क करें _साइट मैप दान करें सीड 185 CH 285 : विपत्ति की रक्तरेखा अध्याय 285 अध्याय 285
85 विपत्ति की रक्तरेखा सच्चा उद्देश्य। ये दो शब्द सुनने में कुछ खास नहीं लगते, फिर भी ये यू म्यू और यूलून के लिए बहुत खास अर्थ रखते हैं। सुश्री यू, आप उसे कैसे जानती हैं? यह एक अज्ञात भय के कारण हो सकता है जो अचानक उनके दिलों में प्रकट हुआ, या शायद वे बस उत्सुक थे, लेकिन उन्होंने तुरंत अपना ध्यान ये जियो से लिंग यू पर स्थानांतरित कर दिया, और उसे जवाब देने के बजाय उन्होंने लिंग यू से सवाल किया कि वह ये जियो को कैसे जानती है। मिस यू ये जियाओ ने भौहें चढ़ा दी। उसने लिंग यू और दो व्यक्तियों के बीच अपनी निगाहें घुमाई। उन्होंने लिंग यू से भी सवाल किया, वे तुम्हें मिस क्यों कहते हैं? मैं लिंग यू असमंजस में थी, उसे समझ नहीं आ रहा था कि किसे उत्तर दे। अंत में उसने पहले ये जियो को जवाब देने का फैसला किया। क्यों? यह केवल लिंग यू ही जानता है। उसने गर्व से कहा, जैसा कि आप जानते हैं, मैं एक प्रतिभाशाली दिव्य शिलालेख मास्टर हूँ। इस भूमि में लोग केवल यह जानते हैं कि मैं फ्रेग्रेन स्पीच फेयरीलैंड का भावी नेता हूँ, लेकिन उन्हें पता नहीं है कि मुझे यू परिवार में जाने के लिए चुना गया था, प्रथम राजा का परिवार, और यू परिवार के पूर्वजों में से एक से दिव्य शिलालेख सीखें। यही कारण है कि वे मुझे मिस कहते हैं। दरअसल यह तब हुआ जब मैं अपने गुरुवार और फ्रेग्रेन पीच फेयरीलैंड के अन्य बुजुर्गों के साथ सुबह के सितारों की भूमि से लौटा। यह संयोग था कि एक खूबसूरत महिला यूरोंग ने मुझे एक गुप्त गुफा के प्रवेश द्वार पर दिव्य शिलालेख लिखते हुए देखा था। वह एक महान अवसर छिपा रही थी। उसने मेरी प्रतिभा का पता लगाया और मुझे यू परिवार में प्रवेश करने की पेशकश की। इसके अलावा मैं मिस यू, आपको पता होना चाहिए कि आप हर अजीब बात नहीं बता सकते। यह यू परिवार के रहस्य से संबंधित है। इससे पहले कि लिंग यू बोलना जारी रख पाती, यू म्यू ने उसे रोक दिया। यू म्यू यही नहीं रुका, उन्होंने ये जियाओ पर भी चिल्लाया, और तुम लड़के, बेहतर होगा कि तुम अपना व्यवहार करो और दूसरों के मामलों में खुद को शामिल मत करो। तुम्हें पता होना चाहिए कि मिस यू अब यू परिवार की सदस्य है। यू परिवार एक है। अनंत अराजकता में अधिकती शक्तियों की कुछ सीमाएं होती हैं जिन्हें किसी को भी पार नहीं करना चाहिए, यहाँ तक कि भाई बहनों या माता पिता को भी नहीं। हर कारक के परिणाम होते हैं, और कुछ ऐसे परिणाम होते हैं जिन्हें आप सहन नहीं कर सकते। यूरोंग ये जियाओ मदद नहीं कर सका, लेकिन उस महिला को याद कर सका जिसका परिचय इन्फर्नो स्काई दानव रेस से था। वह किसी भूमि के आशीर्वाद के साथ पैदा नहीं हुई थी, हालांकि उसने अपनी ताकत से एक भूमि को उसे आशीर्वाद देने के लिए मजबूर किया। जहां तक ये जियाओं को यूफेंग के शब्द याद हैं, यूरोंग के आशीर्वाद को इन्फर्नो रिसर्जेंस कहा जाता था। उसे उम्मीद नहीं थी कि वह लिंग यू को चुनेगी। यूरोंग के लिए ये जियों की भावना जटिल थी। ऐसा इसलिए है क्योंकि उसने न केवल ये जियाओ का मार्गदर्शन किया, उसने उसकी अराजकता के दिव्य सागर को भी तोड़ दिया। साथ ही उसने उसकी जान बचाई और उसे उसकी क्षतिग्रस्त जीवन शक्ति को पुनः प्राप्त करने का रास्ता बताया। ये जियाओ को अभी भी याद है कि उसने उसकी अराजकता के दिव्य सागर को नष्ट करने के बाद उससे क्या कहा था। उसने उससे कहा कि उन्होंने सबसे पहले उसे मारने का फैसला किया। हालांकि क्योंकि यूरोंग ने उसे प्रशिक्षित किया और उसे एक मिशन दिया जिसे उसने सफलतापूर्वक पूरा किया, इसलिए उसे उसका शिष्य कहा जा सकता है। इसलिए उसने उसकी जान बख्शने का फैसला किया। यूरोंग ने ये जियो से यह भी कहा कि वह कम से कम एक सामान्य जीवन जी सकता है। इसके अलावा उसकी पृष्ठभूमि के कारण उसे जीवन भर कोई कठिनाई नहीं होगी। वह बस घर पर बैठ सकता है और जितना चाहे मौज मस्ती कर सकता है। उस समय ये जियों का दिल यूरोंग के लिए नफरत से भर गया था। उसने उसके भविष्य के रास्ते को नष्ट कर दिया, लेकिन उससे कहा कि वह आराम से बैठ सकता है और अपने सामान्य जीवन का आनंद ले सकता है। हालांकि
उस समय उसने उसे एक मौका दिया। वह अवसर पूरी तरह से ये जियाओ पर था। यूरोंग के अनुसार यदि वह अवसर प्राप्त कर सका तो उसके पास एक और जीवन होगा। भले ही वह किसी तरह मर भी जाए, उसकी आत्मा सुरक्षित रहेगी और वे अवसर उसे अपने शरीर को ठीक करने या पुनर्निर्माण करने में मदद करेगा। फिर उसने ये जियो फैंटम दिया और उससे कहा कि फैंटम और अवसर को उसके भविष्य के रास्ते को नष्ट करने के लिए उसका मुआवजा माना जा सकता है। ये जियो के मन में यूरोंग के लिए जटिल भावनाएं थीं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वह जवाबी हमला नहीं करेगा। उन्होंने उसके साथ जो किया है वह निश्चित रूप से उसका बदला चुकाएगा और फिर उन्हें कुछ ऐसा मुआवजा देगा जिससे उन्हें पता चल सके कि पूरी तरह से नष्ट होने पर कैसा महसूस होता है। यूरोंग के विचार में ये जियाओ की जान बख्श देना एक दयालुता थी। उसने उसे न मारकर उस पर एहसान किया। साथ ही उसका मानना था कि उसके द्वारा प्रदान की गई छोटी सी सहायता उसके कार्यों की भरपाई कर सकती है। हालांकि वह इस बात से पूरी तरह अनजान थी कि उसके मुआवजे की तुलना उस चीज से नहीं की जा सकती जो उसने ये जियो से छीनी थी। जो कुछ उसने उससे लिया उसकी तुलना में वे बिल्कुल अतुलनीय थे। यदि ये जियाओ की स्थिति में कोई और होता तो उनका भविष्य पूरी तरह से नष्ट हो जाता और उनके पास सामान्य जीवन जीने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता। घृणा, क्रोध, आक्रोश, दर्द और असहायता से भरा जीवन। वहां मजे का एक अंश भी नहीं रहा होगा जिसकी उसने ये जियाओ से अपेक्षा की थी। अगर मौका दिया जाए तो ये जियाओ निश्चित रूप से उस योजना को पूरी तरह से चकनाचूर करने में संकोच नहीं करेंगे जो वे अज्ञात कई युगों के लिए बना रहे थे। द यू फैमिली। ये जियाओ की आंखों में तेज रोशनी चमकी और उसकी आभा का एक निशान उसके शरीर से बाहर निकल गया जिसने पूरे फॉर्मेशन गॉड टावर को हिला दिया। ये जियाओ की शक्ति में अचानक वृद्धि ने पूरे फॉर्मेशन गॉड टावर में सदमे की लहर दौड़ा दी। जिन लोगों ने प्रभाव महसूस किया उनमें यूम्यू और यूलून के अलावा राष्ट्रपति गो और लिंग यू को इसका खामियाजा भुगतना पड़ा। ये जियाओ से निकलने वाली आभा इतनी विशाल थी कि इसने उन्हें पूरी तरह से हतप्रभ और अभिभूत कर दिया। जैसे ही उसकी शक्ति की लहरें उन पर हावी हुईं, यूम्यू, यूलून, प्रेसिडेंट गो और लिंग यू की इंद्रियां जलमग्न हो गईं। ऐसा लग रहा था मानो कोई भयंकर तूफान उन पर आ गया हो और उन्हें उड़ा ले जाने की धमकी दे रहा हो। उनका शरीर अनायास ही कांपने लगा और इस जबरदस्त ताकत के जवाब में उनका दिल तेजी से धड़कने लगा। उस पल उन्हें प्रचंड तूफान के सामने एक तुच्छ कण की तरह महसूस हुआ। जब वे ये जियाओ की ताकत की विशालता को समझने के लिए संघर्ष कर रहे थे तो उनकी सांसें अटक गईं। यह ऐसी शक्ति थी जिसका उन्होंने कभी सामना नहीं किया था। लिंग यू की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं और उसके विचार अस्त व्यस्त हो गए। वह जो हमेशा दिव्य शिलालेखों में अपनी उपलब्धि पर गर्व करती थी, उसके पास शब्द नहीं थे। सभी लोगों में से ये जियाओ आखिरी व्यक्ति थी जिसकी उसने इतनी भयानक आभा के साथ फूटने की उम्मीद की थी। राष्ट्रपति गो, जो पास में खड़े थे, के चेहरे पर भी इसी तरह स्तब्ध भाव थे। उसने कभी यह उम्मीद नहीं की थी कि यह अज्ञात युवक इतना शक्तिशाली होगा कि उसकी आभा ही पूरे फॉर्मेशन गॉड टावर को हिला देने के लिए पर्याप्त होगी। हालांकि उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि ये जियाओ ने अपनी ताकत का केवल एक अंश ही दिखाया है। यदि वह वास्तव में अपनी पूरी ताकत के साथ विस्फोट करता तो फॉर्मेशन गॉड टावर का तो जिक्र ही नहीं, ब्लू वैली की पूरी भूमि प्रभावित होती। यह इसी समय यूम्यू और यूलून को पता चला कि उनके सामने एक बहुत मजबूत विशेषज्ञ खड़ा है। यह कोई बवा नहीं है, बल्कि कोई है जो उन्हें तुरंत मार सकता है। उनकी आत्मा का फिर से पुनर्जन्म लेने के लिए कोई निशान भी नहीं बचेगा। उन्हें सहज ही यह एहसास हुआ और वे लगातार पीछे हटते गए।
आप कौन हैं? युलुन हिल गया। उसका पिछला अहंकार और अभिमान पूरी तरह से गायब हो गया। ये जियाओ ने कोई उत्तर नहीं दिया। उसने चुपचाप अपनी आभा बनाए रखी। फिर उन्होंने ब्लड लाइन ऑफ कैलामिटी को सक्रिय किया। जब ये जियाओ ने ब्लड लाइन ऑफ कैलामिटी को सक्रिय किया तो एक गहरा परिवर्तन सामने आना शुरू हुआ, जिसने उसे एक ऐसी घटना में ढक दिया जो असाधारण से कम नहीं थी। उसी क्षण उसके चारों ओर की हवा एक आसन तूफान से कांपती हुई प्रतीत हुई और उसके शरीर से विनाशकारी ऊर्जा की एक स्पष्ट लहर निकली। पहला ध्यान देने योग्य परिवर्तन स्वयं वातावरण था, जो एक भयानक तीव्रता के साथ टूट गया। पूर्वाभास की भावना से हवा भारी हो गई और फॉर्मेशन गॉड टावर के ऊपर का आकाश अंधेरा हो गया, मानो प्रकट घटना का गवाह हो। जैसे जैसे विपत्ति की रक्तरेखा उसके भीतर बढ़ी, उसका प्रभाव बाहर की ओर बढ़ा। एक उज्ज्वल लाल आभा का निर्माण हुआ जिसने ये जियो को घेर लिया। यह आभा राष्ट्रपति गो और लिंग यू द्वारा पहले कभी देखी गई किसी भी चीज से भिन्न थी। हालांकि यूम्यू और यूलून इस आभा से अच्छी तरह वाकिफ थे। इस लाल आभा के भीतर विनाशकारी ऊर्जाओं का एक अजीब मिश्रण था। विनाशकारी ऊर्जा तूफान की तरह उसके चारों ओर घूम रही थी। लेकिन इतना ही नहीं था, विनाशकारी ऊर्जा के साथ रक्त ऊर्जा का सार जुड़ा हुआ था। इसने आभा को गहरे लाल रंग से भर दिया, अन्यथा भयानक दृश्य में एक भयानक सुंदरता जोड़ दी। फॉर्मेशन गॉड टावर के अंदर और बाहर का वातावरण आपदा की रक्तरेखा के सक्रिय होने का गवाह है। इस शक्ति की जबरदस्त उपस्थिति के जवाब में जमीन कांपने लगी और आसपास की वनस्पति सूखने लगी। लेकिन शायद इस घटना का सबसे उल्लेखनीय पहलू वे एक परिवर्तन था जो ये जियो ने खुद पर लाया था। ये जियाओ की आंखें गर्मागर्म लाल रंग की रोशनी से चमक रही थीं, जो उसकी विपत्ति की रक्त रेखा की तीव्रता को प्रतिबिंबित कर रही थी। उसके बाल लंबे हो गए और गहरे लाल हो गए। उनकी विशेषताएं अधिक प्रभावशाली और शाही पहलू पर आधारित थीं, जैसे कि वे स्वयं विपत्ति का अग्रदूत बन गए हों। को फायदान आपके लिए और अधिक अध्याय लाने में सहायता के लिए हमारा समर्थन करें। संपर्क करें -- साइट मैप दान करें।